आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है। मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। ये शब्द हैं मायावती के, जो उन्होंने लखनऊ के मानवर कांशीराम स्मारक स्थल में कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए। पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता से 13 साल से दूर हैं और फिलहाल यूपी विधानसभा में बीएसपी का मात्र एक विधायक है। इसके बावजूद मायावती के बनवाए पार्क में लाखों की भीड़ का जुटना साबित करता है कि एक कैडर बेस्ड पार्टी राख से भी उठ सकती है। मायावती ने कहा, हमारे पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, जिसमें हमारा वोट तो गठबंधन की सहयोगी पार्टी को मिल जाता है मगर उनका नहीं मिलता है, हमने ये निर्णय लिया है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है। बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक कांशीराम ने बहुजन समाज के वंचितों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया और इसी का नतीजा है कि लठेतवाद के खिलाफ और चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर जैसे नारों से बीएसपी को उरूज पर ले जाने वाली और दलितों के दिलों में घर बनाने वाली मायावती सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम की बरसी पर कांशीराम स्मारक में उनकी प्रतिमा के सामने फूल बरसाए। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम सुबह 4:30 बजे आयोजित हुआ, जिससे बसपा में अनुशासन की परंपरा को समझा जा सकता है। वहीं कांशीराम के बराबर मायावती ने अपनी प्रतिमा बनवाई हुई है। देश में आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देखा होगा कि किसी ने जिंदा रहते अपनी प्रतिमा बनवाई हो, लेकिन यहाँ मायावती ने ठीक कांशीराम के बगल में बिल्कुल उसी साइज की अपनी प्रतिमा बनवाई हुई है। बस फर्क यह है कि कांशीराम के गले में फूलों की माला दिखी और इनके गले में नहीं। गेस्ट हाउस कांड जैसे सदमे से उभरने के बाद मायावती न सिर्फ यूपी जैसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, बल्कि ऐसा शासन चलाया कि आज भी उनके समय के कानून व्यवस्था को सराहा जाता है। अब आइए लगे हाथ जान लेते हैं कि क्या था गेस्ट हाउस कांड। 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव
और बीएसपी प्रमुख कांशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और विधानसभा की कुल सीटें थी 422। मुलायम 256 सीटों पर लड़े और बीएसपी को 164 सीट दी थी। चुनाव में एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का दिन। मुलायम सिंह यादव तब बसपा के संस्थापक कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया। इसी रात कांशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर। ये वो समय था जब कांशीराम की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थे। तब कांशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा क्या वो सूबे की सीएम बनेंगी। कांशीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन वाले लेटर भी दिखाए। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती ने सपा से समर्थन वापस लेने के साथ ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। इन समर्थकों को एक टास्क दिया गया। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा के 67 में से कम 1/3 उस वक्त के नियम के मुताबिक विधायकों का टूटना जरूरी था। बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। भीड़ के बारे में जानकारी मिलने पर कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया तो सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। मायावती को यहां जाति सूचक और लिंग सूचक गालियां भी दी गई। उन्हें बाहर आने की धमकियां भी दी जाती रही। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों पर सख्त कार्रवाई न की जाए। उस समय के कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहां मौजूद थे, जो हमले को रोकने के बजाय सिगरेट पीते रहे। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच गई थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। फिर मायावती कमरे से बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले डीएम राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया था। बताया जाता है कि हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के अंदर बिजली पानी काट दिया था। विधायक काफी डरे हुए थे। बाद में कांशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। कहा जाता है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद से ही मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया था और सलवार सूट पहनने लगी थी। इस वारदात के बाद से मायावती और मुलायम सिंह के रिश्ते खराब हो गए। इस घटना के ठीक 24 साल बाद 19 अप्रैल 2019 को पहली बार मुलायम सिंह यादव और मायावती एक ही मंच पर साथ नजर आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन किया तो मैनपुरी में एक रैली में दोनों नेता साथ आए।
वहीं 2019 के चुनाव में गठबंधन से ठीक पहले मायावती ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगे गेस्ट हाउस कांड वाले केस वापस ले लिए। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और चुनाव के ठीक बाद बसपा ने गठबंधन तोड़ लिया और एक दौर 2007 का भी आया जब मायावती के नेतृत्व में बसपा ने 30.46% वोट शेयर के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। ये सोशल इंजीनियरिंग की एक मिसाल थी जिसने दलितों, पिछड़ों और सवर्णों को अंबेडकरवादी आदर्शों के तहत एकजुट किया था। हालांकि मौजूदा हालात में दलित वोट बैंक भाजपा और नए उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बटा हुआ लगता है, जिससे खासकर युवा मतदाता बसपा से दूर होते चले गए। इसकी एक वजह यह भी है कि बहुजन समाज की इस युवा पीढ़ी ने कांशीराम के संघर्षों और मायावती के उरूज को नहीं देखा है और इधर मायावती चूंकि जमीन पर दिखी नहीं, इसलिए जनरेशन जी का बीएसपी से मोह भंग होता चला गया है। अब आइए आज के मुद्दे पर लौटते हैं। बसपा चीफ ने अपने भाषण में बगैर नाम लिए आजम खान का जिक्र किया। मायावती ने कहा कि 9 अक्टूबर के कार्यक्रम की घोषणा होते ही पिछले महीने से अफवाह उड़ाई जा रही है कि दूसरी पार्टियों के वरिष्ठ नेता उनकी ओर रुख कर रहे हैं। वह दिल्ली और लखनऊ में मायावती से मिले हैं। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं कभी छिपकर नहीं मिलती। जब मिलती हूँ तो खुलकर मिलती हूँ। इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं। मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन विरोधी लोग सन 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाते रहे हैं। इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन उन्होंने योगी सरकार का भी आभार जताया और कहा कि स्मारक के देखने आने वालों की टिकट से आया पैसा इस सरकार ने सपा की सरकार की तरह टिकट का पैसा दबा कर नहीं रखा। भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि स्मारक के रखरखाव के लिए खर्च किया। जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा। एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया
कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनके आभारी। मायावती ने कहा कि यूपी में कासगंज जिले का नाम मानवर काशीराम नगर के नाम से रखा था। जैसे ही सपा पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। इसी कड़ी में मायावती ने अखिलेश को दोगला भी कहा। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जब अखिलेश से पूछा गया कि मायावती ने कहा है जब आप सरकार से बाहर रहते हैं तभी पीडीए याद आता है, अखिलेश यादव ने जवाब दिया जब वो जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। जब आप सरकार से बाहर रहते हैं तभी पीडीए याद आता है, जब सरकार में अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सांठ। अखिलेश यादव ने एक्स पर तंज करते हुए लिखा क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। मायावती ने भाजपा की पूर्ववर्ती और कांग्रेस की सरकारों को इनके और परिवार के ऊपर फर्जी केस में फंसाने की साजिश का भी जिक्र किया, लेकिन मौजूदा मोदी हुकूमत का नाम नहीं लिया। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने की बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था, और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध माननीय कोर्ट में भी जाना पड़ा है जहां हमें न्याय मिला है। ऐसा लगता है कि ये बसपा का कोई भी नेता भाजपा के विरोध में नहीं बोल सकता है। शायद तभी बीजेपी के खिलाफ कठोर भाषण देने वाले आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया था। जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को
जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहां की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहां पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहां अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, अगर आपने गलती से भी इनको सत्ता में आने दिया तो अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे कि भाई हमने सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है, अब सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तो क्या वो भी रोजगार है? वो भी रोजगार है। आप ही बताइए साथियों। और अब वो भाजपा पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से गुरेज करते हुए दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मायावती आज भी उन कुछ चुनिंदा भारतीय नेताओं में शामिल हैं जो अपने भाषण खुद लिखती हैं और इसे देखकर पढ़ती हैं, पर समझ नहीं आता कि लाखों की भीड़ देखकर भी मायावती की आवाज में वो ललकार क्यों नहीं दिखी जो पहले कभी दिखा करती थी। वन वुमन आर्मी वाली नेता जो मिजाज से निहायत ही कड़क, दो टूक अंदाज वाली मानी जाती हैं, जिसे कांशीराम ने बहुजन हिताय का ककहरा पढ़ाया था, जो स्वावलंबी रही हैं और अपनी पार्टी व अपने लोगों के हित को सबसे ऊपर रखती हैं, आज सत्ता के सामने लाचार और बिखरी हुई सी क्यों दिखती हैं? जिस महिला ने अकेले दम पर बहुजनों के स्वाभिमान को जगाया, आज वो दलितों पर हो रहे जुल्म पर जुबान सिल कर बैठी हैं। आखिर सरकार किसकी है? क्या मौजूदा वक्त में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? ये डुअल पॉलिसी या दोहरा किरदार आखिर किसका है, जो बीजेपी के सत्तारूढ़ होते ही राजनीतिक तौर पर खुद को अंधेरे में कैद करके रख लिया है? और क्या सत्ता के लिए मखमली शब्दों का इस्तेमाल कर ईडी सीबीआई से बचने की कवायद नहीं की जा रही? क्या सत्ता में रहते हुए बीएसपी ने अपनी पार्टी के हित के लिए और पार्टी फंडिंग के नाम पर तिजोरियां इतनी नहीं भरी जो इन्हें बीजेपी के सामने नतमस्तक बनाए रखे हुए है? एक ऐसी पार्टी जो पैसे देकर टिकट बांटने के लिए कुख्यात रही है, क्या ये इसलिए है
कि वो दौलत महफूज न रहती जो उंगली सत्ता पर उठती। जो बीएसपी ने कमाया है वो सब गंवा बैठती और पार्टी चलाने के लाले पड़ जाते। क्या ये इसी का डर नहीं है जो सारे कैडर, सारी भीड़, सारे रिसोर्सेज, सारी एनर्जी होते हुए भी बसपा को मायावती ने पंगु बनाकर रख दिया है? इन्हीं सब सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं।